हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि जेनेटिक्स को हम दो भागों में बांटते हैं, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में हमने देखा था कि हमें मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं और मेंडल लॉ के जो एक्सेप्शंस हैं उनको पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं मेंडल लॉ शुरू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जनरली मेंडल लॉ पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना, या फिर मेंडल की सफलता के पीछे क्या राज थे। क्योंकि हम जानते हैं कि मेंडल से पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स के रूल पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गए थे। लेकिन मेंडल पहले वो शख्स थे जो इसमें सफल हो गए। तो आखिर कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये सफल हो गए। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी इनको उस समय में उतनी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं मिल पाई मेंडल को जितनी मिलनी चाहिए थी। यानी इन्होंने ये 3 लॉ तो खोज लिए, लेकिन ये दुनिया के सामने ये रख नहीं पाए। इनकी मृत्यु के काफ़ी साल बाद पता चला कि मेंडल ने कुछ ऐसे उपयोगी रिसर्च किए हुए हैं। तो आखिर मेंडल जो हैं उतने फेमस क्यों नहीं हो पाए, इसके पीछे की वजह भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम मेंडल के लॉ देखते हैं। तो सबसे पहले आइए मेंडल का पहला लॉ देखते हैं, जिसका नाम है लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम। इनका दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिससे कहते हैं पृथक्करण का नियम। और इनका तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिससे कहते हैं स्वतंत्र अभियोजन का नियम। आइए सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फ्रेंड्स, प्रभाविता का नियम हमें जानने के लिए पहले हमें 3 चीज़ें जानना आवश्यक है, ताकि हम प्रभाविता के नियम को अच्छे से समझ सकें। पहला है जीन, यानी जीन क्या होता है, क्योंकि जीन शब्द का बार बार जिक्र आएगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि एलील क्या होता है, कि बहुत से लोग हम कंफ्यूज हो जाते हैं जीन एलील में, उन्हें पता नहीं चलता जीन और एलील में क्या अंतर है। और तीसरा हमें जानना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। और ये 3 चीज़ जानने के बाद हम मेंडल की प्रथम लॉ को आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जीन क्या है। तो जीन देखिए, हम जानते हैं कि सेल्स होती है, सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए हम जानते हैं कि डबल स्टैंडर्ड होता है और हेलिकल होता है, यानी ये दोनों स्टैंड आपस में एक दूसरे को रस्सी की तरह जुड़े होते हैं। अगर हम इसको स्प्लिट कर लें तो ये कुछ इस तरह की संरचना होगी। इस तरह से डीएनए दोनों स्ट्रैंड हो गए और ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हो गया। तो हम जानते हैं, अब हमारी 3 जानकारी हो गई है डीएनए के बारे में, कि एक ऑर्गेनिज्म कैसा होगा इसकी जानकारी जो है वो डीएनए होती है। यानी इंडिविजुअल का करेक्टर कैसा होगा, जो इंडिविजुअल आने वाला है उसका करेक्टर कैसा होगा, इसकी सूचना जो है डीएनए में दी होती है। जैसे कि एक घर होता है, वो कैसा बनेगा उसका नक्शा हम लोग बनाते हैं, उसमें नक्शे में सब होता है कि किचन इस जगह होगा, इस प्रकार होगा। तो उसी तरह डीएनए में भी ये सूचना होती है कि जो इंडिविजुअल होगा उसका करेक्टर कैसा होगा। लेकिन ये सूचना पूरे डीएनए में नहीं होती, बल्कि डीएनए के पार्ट्स में होती है। जैसे इतने पार्ट में कोई और सूचना होगी, इतने पार्ट में कोई और सूचना होती है, इतने पार्ट में कोई और सूचना होती है, इतने पार्ट में कोई और सूचना होती है। जैसे अगर हम ट्री प्लांट, किसी भी प्लांट का मान लीजिए कि इतना भाग जो है वो कोड करता है, इतना भाग ये डिसाइड करता है कि जो प्लांट है उसकी हाइट कैसे होगी। और इतना पार्ट ये डिसाइड करता है कि फ्लावर जो उसमें लगेंगे उसका कलर कैसा होगा। ये पार्ट डिसाइड करता है कि जो सीड होंगे उनका कलर कैसा होगा। और ये पार्ट डिसाइड करता है कि जो सीड का शेप कैसा होगा, यानी जो प्लांट बनेगा उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होंगी, ये डिसाइड करता है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट, यानी इतना डीएनए का फ्रेगमेंट प्लांट की हाइट डिसाइड कर रहा है, इतना कलर, और इतना सीड का कलर, इतना शेप का। यानी डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, वो अलग अलग करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन्हीं डीएनए के फ्रेगमेंट हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं को हम जीन कहते हैं। यानी जीन क्या है, जीन डीएनए की फ्रेगमेंट है जो किसी पर्टिकुलर करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि जीन डीएनए का वह खंड है जो किसी विशेष करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी इतना खंड एक करेक्टर के लिए, इतना खंड, यानी इस डीएनए में हम देखते हैं तो 4 जीन है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ तक एक जीन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक जीन जब रहेगा तो कुछ भी नहीं बना पाएगा। जब तक इतना बड़ा डीएनए का फ्रेगमेंट नहीं होगा तब तक कंप्लीट हाइट प्लांट की नहीं हो पाएगी, यानी वो हाइट
तो ये प्रूव नहीं कर पाएगा जीन। तो ये जीन क्या है, डीएनए का फ्रेगमेंट है। अब आइए हम जान लेते हैं कि एलील क्या होता है। क्या एलील डीएनए से कुछ अलग है? सॉरी, क्या एलील जीन से अलग है? क्योंकि अक्सर लोग जीन और एलील में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे जीन है तो प्लांट की हाइट भी कोड करेगा, एक जीन प्लांट के कलर के लिए, दूसरा सेल के शेप के लिए। तो जैसे प्लांट की हाइट हम जानते हैं कि हाइट, कलर, शेप, ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टर है। लेकिन कैरेक्टर से ट्रेस कह नहीं सकते हैं। जैसे कि प्लांट की हाइट है तो प्लांट की हाइट दो तरह कैसे हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, ड्रॉन भी होती है, इसको हम ट्रेस कहते हैं। इसी तरह फ्लावर का कलर है, फ्लावर का कलर हम देख सकते हैं कि येलो भी हो सकता है। फ्लावर का कलर किसी प्लांट में रेड भी हो सकता है, कोई प्लांट है उसमें दो कलर के फ्लावर होते हैं। और इसका सीड का कलर भी दो तरीके का है, येलो और ग्रीन है। सीड शेप उसका राउंड भी हो सकता है और इलोंगेटेड भी हो सकता है। यानी हम देख रहे हैं जीन एक ही तरह का है लेकिन वो दो ट्रेस शो कर सकता है। यानी जीन जैसे कि अगर हम टॉल प्लांट का हाइट का ले तो यहाँ क्या है, ये सपोज दैट कि ये क्या है, हाइट का जीन है। तो हाइट जो है दो तरीके से हो सकती है, हाइट जो हो सकती है टॉल भी हो सकती है या ड्वार्फ भी हो सकती है, यानी दोनों ऑप्शनल है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो जब हमने कहा कि जीन एक ही है लेकिन वो दो कैरेक्टर शो कर सकता है, तो यानी अगर हम देखें तो इसके जीन्स भी क्या होने चाहिए, दो तरीके के होने चाहिए, तभी ये दो तरह का फंक्शन शो करेगा। तो जब ये टॉल फंक्शन शो करेगा, टॉल कैरेक्टर लाएगा तो इसको कैपिटल टी से, और जो ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये भी एक जीन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी एक जीन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दोनों एक दूसरे से थोड़े से अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी के कई फॉर्म होते हैं। पानी हम देखते हैं कि हॉट भी होता है, हॉट और ज़्यादा हॉट कर देते हैं तो वो वेपर में भी बदल जाता है। यानी पानी के तीन फॉर्म होते हैं और तीनों की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो जैसे कि आइस देखे तो आइस ठंडा होता है, वेपर देखे गर्म होता है, वाटर नॉर्मल वाटर देखे नॉर्मल होता है। तो उसी तरह जो जीन है वो जीन के भी कई प्रकार होते हैं, और जीन के कई प्रकार होते हैं तो उनके अलग अलग प्रकार जो हैं वो सेम ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अलग अलग ट्रेड देते हैं। जैसे कि ये भी हाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, ये भी हाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इनके ट्रेड अलग है। ये जिस प्लांट में जाएगा उस प्लांट को लंबा बनाएगा, ये जिस प्लांट में जाएगा उस प्लांट को बौना बनाएगा, लेकिन दोनों ही क्या करेंगे, प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हमने कहा कि जीन जो है दो तरह के फंक्शन कर सकता है, ये टॉल भी ड्वार्फ भी। अगर दो तरह के फंक्शन कर सकता है तो उनके जीन्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी ये जीन इस जीन से कुछ अलग होगा। तो ये इसका क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है। किसी प्लांट में या तो ये जीन होगा या तो ये जीन हो सकता है। तो इसी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को ही हम एलील कहते हैं। तो एलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। यानी जैसे कि पानी के कई फॉर्म होते हैं वैसे जीन के भी कई फॉर्म होते हैं। जैसे अगर यहाँ क्या है, यहाँ हाइट के लिए है तो एक एलील ये हो गया, एक एलील ये हो गया। अगर हमने कहीं कलर के लिए लिया, जैसे कि हम आई कलर का सपोज करते हैं, तो आई कलर हम जानते हैं कि आई कलर जो है हमारे को तीन तरीके का हो सकता है। आई जो होती है वो ब्लू भी हो सकती है, आई ब्लैक भी हो सकती है, और आई जो है वो ब्राउन भी हो सकती है। तो जब आई का कलर का जो जीन होगा, यानी वो जीन तब तीन तरीके का होना चाहिए जीन, ताकि वो तीन तरह के फंक्शन दे सके। यानी किसी में ब्लू आई दे सके, किसी में ब्लैक आई दे सके, किसी में ब्राउन आई दे सके। तो अगर हम इसको ऐसे डिनोट करें BA से, इसको B से और इसको BR से, तो यानी जीन एक ही है लेकिन उसके तीन फॉर्म है, 1 2 3। यहाँ जीन एक ही था, ये जीन एक ही था लेकिन जीन के दो फॉर्म थे, एक लंबापन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एक बौनापन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जो यहाँ कलर का जीन है उसके तीन एलील हैं,
एक ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ब्लैक कलर के लिए, एक ब्राउन कलर के लिए। और जैसे हम ब्लड ग्रुप का जीन देखते हैं, ब्लड ग्रुप का जीन जो है वो भी 3 प्रकार का, सॉरी ब्लड ग्रुप का एलील भी 3 प्रकार का होता है। एक हम डिनोट करते हैं IA से, एक IB से, एक IO से। ये तीनों क्या है, 3 जीन हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप। लेकिन ये 3 एलील ही हैं, ये एलील कुछ और डिसाइड करेगा, ये कुछ और डिसाइड करेगा, ये कुछ और डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप A, ये B, ये ब्लड ग्रुप O। तो यानी जीन के कई फॉर्म होते हैं, जैसे कि हर करेक्टर के कई ट्रेट्स होते हैं, उन्हीं ट्रेट के अनुसार जो है जीन के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। यानी ये भी कलर का जीन है, ये भी कलर का जीन है, ये भी कलर का जीन है, लेकिन तीनों एक दूसरे से कुछ अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इन्हें अलग अलग करेक्टर शो करने हैं। तो हम कह सकते हैं जीन के 3 फॉर्म हैं, और जीन के इस 3 फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, एलील है। यानी ये सब क्या है, कलर के एलील हैं। ये ब्लू कलर का एलील है, ये ब्लैक कलर का एलील है, और ये ब्राउन कलर का एलील है। तो आई होप फ्रेंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीन और एलील क्या है। जीन और एलील एक दूसरे से अलग नहीं है। जीन का अल्टरनेटिव जो फॉर्म होता है उसी को एलील कहते हैं। हम इसको जीन भी कह सकते हैं, इसको एलील भी कह सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये तीनों क्या है, ये तीनों कलर के जीन हैं, लेकिन जब एलील बताना होगा तब कहेंगे ये ब्लू कलर का एलील है, ये ब्लैक कलर का एलील है, ये ब्राउन कलर का एलील है। ये तीनों ब्लड ग्रुप के जीन हैं, लेकिन ये ब्लड ग्रुप A का एलील है, ये ब्लड ग्रुप B का एलील है, ये ब्लड ग्रुप O का एलील है। जैसे कि हम पानी के 3 फॉर्म होते हैं, पानी के तीनों फॉर्म का अलग अलग नाम रख देते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उनको कुछ और कहते हैं। जब एक जीन के 3 फॉर्म आ जाते हैं तो उन्हीं को हम एलील कहने लगते हैं पर्टिकुलरली। तो अगर कहीं किसी प्लांट में कैपिटल T और स्मॉल t दिया हो और आपसे पूछा जाए कि यहाँ जीन कितने हैं और एलील कितने हैं, तो यहाँ जीन 2 हैं, कैपिटल T और स्मॉल t। ये एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, दोनों ही हाइट के जीन हैं। और अगर एलील पूछा जाए तो यहाँ एलील भी 2 हैं, एक कैपिटल T, एक स्मॉल t। ये एक एलील जो है, ये एलील जो है टॉलनेस का एलील है, ये ड्वार्फनेस का एलील है, लेकिन दोनों ही क्या है, हाइट के जीन हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीन और एलील में क्या अंतर होता है। हाँ, एक चीज़ और हमें और समझनी है कि एलील्स जो हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। तो पेयर में क्यों पाए जाते हैं? इसलिए पाए जाते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। जैसे कि ये पहला क्रोमोसोम है, ये दूसरा सेकंड पेयर क्रोमोसोम है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने पेयर के एकदम एग्जैक्ट होते हैं। ये जितना बड़ा होगा वो भी इसका बगल वाला भी उतना ही बड़ा होगा, ये जितना बड़ा होगा इसका पार्टनर क्रोमोसोम भी उतना ही बड़ा होगा। और इसमें जो DNA होंगे वो एक दूसरे के एकदम सेम होंगे। यानी जैसे कि इस क्रोमोसोम में जो DNA है और इस क्रोमोसोम में जो DNA है, दोनों एक दूसरे के एकदम इक्वल होते हैं। यानी यहाँ जो DNA का फ्रेगमेंट, यहाँ जो जीन्स होंगे वही सेम जीन यहाँ भी होंगे। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ हाइट का जीन है तो यहाँ भी हाइट का ही जीन होगा, यहाँ कलर का जीन है तो यहाँ भी कलर का ही जीन होगा। यानी ये जो जीन इस पे होगा वही जीन इसके जो है, मतलब जो पेयरिंग क्रोमोसोम है, पेयरिंग क्रोमोसोम के DNA पे उसी पे होगा। यानी दोनों DNA पे सेम जीन होंगे। इसीलिए हम जीन या एलील को 2 दिखाते हैं। जैसे कि कहीं भी दिखाना होगा या कैपिटल D दिखाएंगे, इस तरह दिखाएंगे। लेकिन हमने कहा कि जीन तो एक ही होता है, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ हाइट का जीन जो है, हाइट का जीन यहाँ भी है, हाइट का जीन यहाँ भी है, लेकिन जीन के कई फॉर्म होते हैं। तो इसका हो सकता है कि इसका कोई और फॉर्म यहाँ प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर हम हाइट का ही देखें तो हाइट का जीन यहाँ भी है, हाइट का जीन यहाँ भी है, लेकिन हाइट का जीन तो 2 प्रकार का होता है। तो हो सकता है कि यहाँ कैपिटल T हो और स्मॉल t यहाँ हो। ये भी हो सकता है कि यहाँ भी कैपिटल T हो, यहाँ भी कैपिटल T हो। एक पॉसिबिलिटी यहाँ ये भी है कि दोनों जगह ही स्मॉल t ही हो। यानी जब क्या होगा कि जीन 2 ही रहेंगे, लेकिन एक इस DNA पर रहेगा, एक इस DNA पर रहेगा, लेकिन क्या होगा कि उसके नेचर बदल सकता है। DNA के फॉर्म अलग, सॉरी जीन के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ जो है ये एक दूसरे से अलग फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ दोनों सेम फॉर्म है। तो जब दोनों जीन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसको हम हेट्रोजीनस कहते हैं। हेट्रोजीनस एलील कहते हैं। यानी दोनों एलील क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन यहाँ देखिए दोनों एलील एक दूसरे के जैसे हैं, तो इसको होमोजीनस एलील कहते हैं।
आई होप फ्रेंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीन और एलील में क्या अंतर है और एलील जो है वो पेयर में क्यों पाए जाते हैं। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि जब हम मेंडल का प्रयोग करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो वहाँ कैपिटल टी या कैपिटल आर, स्मॉल आर ये सब क्यों लिखते हैं। तो वहाँ हम दिखाते हैं कि किसी एक कैरेक्टर के लिए जो है वो 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये दोनों जीन कहाँ होते हैं, दोनों जीन पेयरिंग क्रोमोसोम पर होते हैं। एक जीन से डिसाइड नहीं होता, एक जीन या एक एलील से डिसाइड नहीं होता। तो आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो फ्रेंड्स मेंडल ने मटर के पौधों का प्रयोग किया था अपने आनुवंशिक लक्षण को पता लगाने के, जैसा कि हम जानते हैं। तो उन्होंने देखा कि मटर में 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी कि 7 ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जिनके 2 ट्रेड्स पाए जाते हैं। जैसे इसी को ही हम क्या कहते हैं, 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो आइए देखते हैं वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे जिनके 2 ट्रेड पाए जाते थे। जैसा कि हाइट ऑफ प्लांट, तो उन्होंने देखा कि हाइट जो है प्लांट की 2 तरीके से होती है, एक टॉल एक ड्वार्फ। उसी तरह पोजीशन ऑफ फ्लावर की पोजीशन 2 तरीके से फ्लावर लगते थे, एक्सियल को कच्छी कहते हैं और टर्मिनल को शीर्षक कहते हैं। तीसरा है कलर ऑफ फ्लावर, उन्होंने देखा कि मटर में 2 तरह के फ्लावर खिलते हैं, एक रेड और वाइट। शेप भी 2 तरीके का होता है, सीड का राउंड और रिंकल्ड। उसी तरह जो कच्ची फली होती है उसका कलर 2 तरीके का होता है, ग्रीन और येलो। कॉटिलीडन का कलर येलो और ग्रीन होता है। उसी तरह जो राइपेंड फ्रूट होती है, पकी हुई मटर की फली, वो 2 प्रकार की होती है, एक होता है इनफ्लेटेड और एक होता है कंस्ट्रिक्टेड। इनफ्लेटेड मतलब होता है कि फूली हुई मटर इस तरीके से, कंस्ट्रिक्टेड मतलब इस तरह से, इसको संकीर्ण भी कहते हैं। तो इन्होंने देखा कि मटर के पौधे में 7 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके 2 ट्रेस पाए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये जनरली हर पौधे में नहीं मिलते, हर पौधे में हम देखते हैं कि एक ही तरह का फूल खिलता है या एक ही तरह के सीड्स होते हैं, एक ही कलर का कलर होता है। तो यानी मटर का पौधा था यूनिक था, इसीलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना ताकि ये अपना एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर पाए। तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने मटर के पौधों पे क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जब हम 2 ऐसे प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं जिनमें 6 कैरेक्टर जो हैं सेम है, ये दोनों प्लांट में जो दोनों प्लांट ही क्या है, एक्सियल है, रेड है, राउंड है, ग्रीन है, येलो है, इन्फ्लेटेड है, लेकिन उनमें एक कैरेक्टर क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है। एक प्लांट टाल है और दूसरा ड्वार्फ है और बाकी कैरेक्टर उनमें सेम है, ये बाकी 7 कैरेक्टर उनमें सेम है। तो जब ऐसे 2 पौधों के बीच हम क्रॉस कराते हैं, ये 2 ऐसे पौधों के बीच रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो उसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और जब हम अगर हम 2 ऐसे पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं जिनमें 5 कैरेक्टर, ये पांचों कैरेक्टर नॉर्मल से यानी सभी कैरेक्टर उनमें सेम होते हैं, लेकिन 2 कैरेक्टर उसमें अपोजिट होते हैं। जैसे हम मान लें एक फ्लावर है, 2 प्लांट है, एक प्लांट क्या है, टॉल है और उसमें फ्लावर रेड है, दूसरा प्लांट क्या है, ड्वार्फ है, उसमें फ्लावर वाइट है। तो जब ऐसे 2 पौधों के बीच हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और जब ये 3 कैरेक्टर हम ले लेते हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षण पे फोकस किया और उन्होंने अपना रिजल्ट देखा। इसके पहले के वैज्ञानिक क्या करते थे कि 7 के 7 कैरेक्टर अलग अलग लेते थे, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा कैरेक्टर उनके ऑफ स्प्रिंग में गया, कौन सा नहीं गया या किस रूल के द्वारा गया। तो आइए हम देखते हैं कि मेंडल ने क्या किया। तो मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया, एक उन्होंने लंबा पौधा लिया और एक उन्होंने बौना पौधा लिया, यानी इसको हम टॉल कह सकते हैं, इसको ड्वार्फ। और हमने कहा कि अगर ये टॉल है तो जाहिर सी बात है कि इसमें वो जीन्स होगा टॉल वाला, और जीन हमने कहा कि हमेशा पेयर में होते हैं। तो इसके पास क्या थे, जीन पेयर में थे, कैपिटल टी, और ये बौना था तो जाहिर सी बात है इसमें स्मॉल टी होंगे। और जब इन्होंने इन दोनों पौधों के बीच क्रॉस करवाया, यानी इन दोनों पौधों के बीच रिप्रोडक्शन करवाया, तो जो इनकी ऑफ स्प्रिंग बनी। तो पहले हम जानते हैं कि जब हमारे जो सेल्स होती है उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन सेल्स से जब हमारी जर्मिनल सेल्स से जब गैमेट्स बनती हैं तो गैमेट्स में केवल एक ही क्रोमोसोम आता है। तो जब एक ही क्रोमोसोम आएगा, जैसे हम जानते हैं हमारे नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन गैमेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी हर पेयर का एक एक क्रोमोसोम आता है।
तो जाहिर सी बात है जब क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे तो जीन्स भी आधे हो जाएंगे, यानी गैमेट में केवल एक ही जीन आएगा इस तरह से कैपिटल टी, और इसके भी गैमेट में क्या होगा, एक ही टी आएगा। सेल में क्या होते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, लेकिन गैमेट में क्या होते हैं, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं तो जीन भी आधे हो जाते हैं, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 1 होगा। तो यानी ये क्या है, ये लंबे पौधे का गैमेट है और ये बौने पौधे का गैमेट है, और जब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट ही आगे जाकर के प्लांट बनाएगा। यानी जो इनकी ऑफस्प्रिंग बनी उसमें जो थे वो 2 प्रकार के जीन्स आए, सॉरी यानी इसके पास ये जो लंबा पौधा था इसके पास होमोजाइगस एलील था, यानी दोनों एलील समान थे, इसके पास भी होमोजाइगस एलील था, दोनों एलील समान थे, लेकिन यहाँ एलील क्या हो गया, हेट्रोजाइगस एलील हो गया। ये जो प्लांट है इसके पास 2 तरह के एलील्स हैं, एक लंबापन का एलील है और एक बौनापन का एलील है। उन्होंने देखा कि जब लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस कराते हैं तो जो पौधा होता है उसमें दोनों का जीन आता है, लेकिन पौधा फिर भी लंबा बनता है। सॉरी, तो पौधा लेकिन क्या है, उसमें जीन दोनों आते हैं लेकिन पौधा जो है वो लंबा बनता है, टॉल बनता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जब मेंडल ने एक लंबे और एक बौने पौधे का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन, इसको प्रथम पीढ़ी या अंग्रेजी में इसको F1 जनरेशन कहते हैं, उन्हें F1 जनरेशन में सभी लंबे पौधे मिले। इसी प्रकार उन्होंने जब 2 ऐसे प्लांट के बीच क्रॉस कराया जिसमें एक रेड कलर का फ्लावर गिरता था, एक में वाइट कलर का फ्लावर गिरता था, तो उन्हें F1 जनरेशन में रेड कलर के सभी फ्लावर वाले प्लांट मिले। तो इसी प्रकार उन्होंने हर एक ट्रेड का अध्ययन किया और देखा कि दोनों जब 2 अपोजिट ट्रेड वाले पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में केवल एक ही ट्रेड मिलता है उनको। तो इस अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं जो माता पिता से उनकी बच्चों में जाते हैं, जिसकी वजह से माता पिता का कैरेक्टर जो है उनके बच्चों में जाता है, और जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा, आज उसी को हम जानते हैं कि एलील नाम से जानते हैं। यानी मेंडल को तब पता नहीं था जिनके बारे में, तो उन्होंने कह दिया कि कोई फैक्टर्स होता है जो माता पिता से उनके बच्चों में जाता है, आज उसी फैक्टर को हम एलील नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने बताया कि जो एलील्स होते हैं वो पेयर में होते हैं और जो अपोजिट ट्रेट की एलील्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों लंबापन और बौधापन एक दूसरे के अपोजिट ट्रेट हैं और इनके जीन्स क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जीन क्या होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। जीन या एलील हम कह लें पेयर में पाए जाते हैं। तो मेंडल ने भी यही बात बताया कि एलील क्या होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से अपोजिट ट्रेट की जो एलील्स होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। तो और जब हम शुद्ध रूप से लंबे और शुद्ध रूप से बौने पौधे का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन के पौधों में जो है दोनों एलील जाते हैं, यानी लंबापन का एलील भी जाता है और बौनापन का भी एलील जाता है, लेकिन दोनों में से एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। जैसे कि हम इस केस में देख रहे हैं, इस प्लांट में F1 जनरेशन के जितने भी पौधे हैं उनमें दोनों एलील हैं, उनमें लंबापन का भी एलील है, बौनापन का एलील है, लेकिन पौधा कैसे बना, पौधा लंबा बना। उसी प्रकार अगर हम रेड कलर और वाइट कलर के फ्लावर में क्रॉस कराएं आर, तो यहाँ जो हमें पौधा मिलेगा उसमें भी जो है दोनों जीन रहेगा, यानी इसके पास रेड कलर का भी जीन है, यहाँ आर जो है ये वाइट कलर को डिनोट कर रहा है तो उसके पास वाइट कलर का भी जीन है, लेकिन पौधा कैसा बना, पौधा बना रेड कलर का, सॉरी पौधे में जो फ्लावर है वो रेड कलर के बने। तो इन्होंने कहा, इसी आधार पर मेंडल ने कहा कि जब हम दो शुद्ध पौधों का जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में पौधे के पास जो F1 जनरेशन के पौधे होते हैं उनमें दोनों जीन होता है, लेकिन दोनों में से केवल एक ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। जैसे इसके पास रेड कलर का भी जीन है, इसके पास वाइट कलर का भी जीन है, लेकिन रेड कलर का जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, यानी रेड कलर का जीन जो है अपने जो कैरेक्टर है उसको प्रदर्शित कर पाया। तो जो जीन अपने आप को F1 जनरेशन में प्रदर्शित कर लेता है उसी को ही हम कहते हैं डोमिनेंट जीन, यानी कि प्रभावी जीन, और जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको कहते हैं हम रेसेसिव जीन, यानी अप्रभावी जीन। तो इसी को ही हम कहते हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ, यानी मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी जब हम क्या कराते हैं, जब लंबे पौधे यानी जब हम जो किन्हीं भी दो कंट्रास्टिंग करेक्टर वाले पौधों के बीच जब क्रॉस कराते हैं
तो F1 जनरेशन में दोनों में से केवल एक ही कंट्रास्टिंग करेक्टर हमें दिखाई देता। तो जो करेक्टर हमें दिखाई देता है उस करेक्टर को हम क्या कहते हैं, प्रभावी करेक्टर, और उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम कहते हैं प्रभावी जीन या डोमिनेंट जीन। तो इसी को कहते हैं मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी जब हम दो अपोजिट ट्रेड वाले पौधों के बीच क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमें केवल एक ही ट्रेड वाला पौधा मिलेगा, और F1 जनरेशन में जो ट्रेड हमें दिखाई देगा उसी ट्रेड को हम कहते हैं प्रभावी, और जो नहीं दिखाई देता उसको अप्रभावी कहते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने इसमें जितना लिखा है ये सभी डोमिनेंट करेक्टर हैं और ये सभी क्या हैं, रेसेसिव करेक्टर हैं। यानी अगर हम इन दोनों पौधों के बीच क्रॉस कराएं तो हमेशा पौधा कैसा मिलेगा, F1 जनरेशन में टॉल मिलेगा, हमेशा एक्जियल मिलेगा, हमेशा रेड मिलेगा, हमेशा राउंड मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, येलो मिलेगा और इनफ्लैटेड मिलेगा यानी फुली हुई मिलेगा। तो ये सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब हम इसको लिख सकते हैं। मेंडल के लॉ को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, लॉ ऑफ मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस। When we cross two plant having opposite trait, having contrasting character in F1 जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी, in F1 जनरेशन only one character appear, only one character appear, मतलब केवल एक ही करेक्टर हमें दिखाई देता है, विच जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर, विच इज कॉल्ड डोमिनेंट character and gene which is responsible for it, and gene which is responsible for it called dominant gene, डोमिनेंट जीन। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। यानी जब दो अपोजिट ट्रेड के बीच हम क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में एक ही लक्षण दिखाई देगा, यानी एक ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, उसी को हम डोमिनेंट जीन कहते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और जो उसका करेक्टर होता है उसको डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।